आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। आज हम सती रूपकरण प्रकरण का दूसरा वीडियो आरंभ करते हैं। देवराली की घटना और उसके खुले आम महिमा मंडन से पूरे भारत में सदमे और आक्रोश की लहर दौड़ा दी। इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ, जिसका नेतृत्व भारत के प्रमुख नारीवादी और मानवाधिकार संगठनों ने किया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज से जुड़ी कविता श्रीवास्तव, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन और विशाखा जैसी महिला संगठनों ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली और राज्य सरकार की संवेदनहीनता को कटघरे में खड़ा किया। इन संगठनों ने यह तर्क दिया कि सती कोई धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह एक पितृसत्तात्मक संरचना द्वारा महिलाओं की हत्या है, जो महिलाओं के अस्तित्व को पुरुषों के अधीन मानती हैं। उस समय के राजनीतिक परिदृश्य में सती के मुद्दे पर तीखे विभाजन पैदा कर दिए गए। कई स्थानीय नेता खुलेआम सती के समर्थन में खड़े थे। हालांकि राजस्थान के तत्कालीन कद्दावर नेता और बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बनने वाले भैरों सिंह शेखावत ने अपने ही राजपूत समुदाय के रूढ़िवादी वर्गों और वोट बैंक की परवाह किए बिना सती प्रथा का कड़ा विरोध किया और इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सरकार को मजबूर होकर स्थायी विधायी कदम उठाने पड़े। सबसे पहले अक्टूबर 1987 में राजस्थान सती अध्यादेश लाया गया और बाद में केंद्र सरकार ने 1988 में सती अधिनियम 1987 को पूरे देश में लागू किया। इस अधिनियम ने कानूनी रूप से स्थापित किया कि स्वैच्छिक सती कोई चीज़ नहीं होती है। अधिनियम ने सती को किसी भी विधवा या महिला को उसके मृत पति या अन्य किसी रिश्तेदार के शरीर के साथ या उससे जुड़ी किसी वस्तु के साथ जीवित जलाने या दफनाने के रूप में परिभाषित किया, चाहे वे कृत्य स्वैच्छिक होने का दावा करे या न करे। धारा 3 के अंतर्गत किसी भी महिला द्वारा सती करने के प्रयास पर उसे आजीवन और कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अदालत को महिला की मानसिक स्थिति पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। धारा 4 किसी भी महिला को सती होने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने या नशीले पदार्थ देने या सहायता करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 5 सती प्रथा को बढ़ावा देने वाले किसी भी कार्यक्रम का आयोजन, जयकारी लगाना, स्मारक बनाना, पूजा करने पर 1 से 7 वर्ष तक का कारावास और 5,000 से 30,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया जा सकता है। धारा 6 जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर को सती या इसके महिमा मंडन से संबंधित किसी भी कृत्य को रोकने के लिए विशेष आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। धारा 7 राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वे सती का महिमा मंडन करने वाले किसी भी स्मारक या मंदिर को पुलिस बल के माध्यम से ध्वस्त कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। धारा 8 सती के नाम पर जमा किए गए सभी दान, धन और संपत्तियों को जब्त करने और अदालत द्वारा उन्हें राज्य के अधीन करने का कड़ा प्रावधान है। धारा 16 इस अधिनियम का सबसे कठोर पहलू यह है कि यह अपराध साबित करने का भार आरोपी पर डाल दिया गया है, अर्थात आरोपी को सिद्ध करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया है। इस कानून के निर्माण से साबित किया गया है कि भारतीय राज्य एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और मानवाधिकार आधारित समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन एक कड़े कानून का मसौदा तैयार करना एक बात है और उसे समाज में लागू करना दूसरी बात है, जहां अपराध को धार्मिक मान्यता प्राप्त हो। सती निवारण अधिनियम लागू होने के बाद पुलिस और प्रशासन ने रूप कंवर के मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। कुल मिलाकर 45 लोगों को विभिन्न आरोपों के तहत नामजद किया गया। इस मामले को विधिक सुविधा के लिए 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहली श्रेणी में हत्या और सती के लिए उकसाने, साजिश रचने वाले भी शामिल थे, जबकि दूसरी श्रेणी में नए अधिनियम के तहत सती प्रथा का महिमा मंडन करने। अगले 37 वर्षों तक चली कानूनी कार्यवाही ने यह प्रदर्शित किया कि कैसे एक सामूहिक सामाजिक अपराध के सामने न्यायपालिका और पुलिस की पूरी मशीनरी ध्वस्त हो सकती है।
लगभग 9 वर्षों की सुनवाई के बाद 11 अक्टूबर 1996 को नीमका थाना के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश गुप्ता ने हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में 32 लोगों को बरी कर दिया। इन आरोपियों के रूप में रूप कंवर के ससुर सुमेर, उनके पति के 3 भाई और अन्य रिश्तेदार शामिल थे। ये अलग बात है कि उनके 15 वर्षीय देवर पुष्पेंद्र सिंह का मामला किशोर न्यायालय में अलग से चला। न्यायालय का 21 पन्नों का निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली की मूलभूत सीमाओं को उजागर करता है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है, अभियोजन पक्ष घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी पेश करने में विफल रहा है। यह स्तब्ध करने वाला तथ्य था कि जिस घटना को लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों ने देखा, उस घटना की गवाही देने के लिए पूरे देवराला गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया। जिन लोगों ने पुलिस को दिए गए अपने प्रारंभिक बयानों में ये स्वीकार किया था कि रूप कंवर को जबरदस्ती चिता पर बैठाया गया था, वे अदालत में मुकर गए। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित थे और यह साबित नहीं हो सका कि किसी ने रूप कंवर को बलपूर्वक जलाया या हत्या की या साजिश रची। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि अदालत ने इस बुनियादी सवाल का जवाब खोजने का प्रयास ही नहीं किया। यदि यह हत्या नहीं थी तो क्या यह आत्महत्या थी, और यदि आत्महत्या थी तो चिता को किसने प्रज्वलित किया। सबूतों के इसी पूर्ण अभाव ने सभी 32 आरोपियों को स्वतंत्र कर दिया। महिमा मंडन के खिलाफ सभी मामले विशेष सती निवारण अदालत जयपुर में चल रहे थे। 31 जनवरी 2004 को विशेष न्यायाधीश शिव सिंह चौहान ने सती महिमा मंडन के 22 मामलों में से 4 मामलों में फैसला सुनाते हुए सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक था, क्योंकि इन 11 आरोपियों ने राज्य में कुछ प्रभावशाली लोगों को भी शामिल किया गया था। उसके बाद 25 अन्य आरोपियों को भी सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। न्यायालय में पुलिस और अभियोजन पक्ष की विफलता इतनी स्पष्ट थी कि कई सरकारी अधिकारी, एसडीएम, एडीएम और यहाँ तक कि पुलिस फोटोग्राफर भी अदालत में अपने बयानों से मुकर गए थे। महिला संगठनों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अपील की कि दोष मुक्तियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाए, लेकिन राज्य सरकार के विधि विभाग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके पीछे स्पष्ट रूप से वोट बैंक की राजनीति काम कर रही थी। न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम अध्याय घटना के ठीक 37 साल बाद 10 अक्टूबर 2024 को लिखा गया। जयपुर की विशेष सती निवारण अदालत ने महिमा मंडल के आरोप में शेष 8 आरोपियों को भी बरी कर दिया गया। 2024 की इस दोष मुक्ति का आधार एक गहरी कानूनी तकनीक पर निर्भर था। बचाव पक्ष के वकील अमन चैन सिंह शेखावत ने अदालत में यह अकाट्य तर्क प्रस्तुत किया। सती निवारण अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक था कि धारा 3 वास्तव में घटित हुई थी। चूँकि 1996 में ही सत्र न्यायालय ये मान चुका था कि पुलिस यह साबित करने में विफल रही कि देवराला में सती की कोई घटना हुई थी या रूप कंवर की हत्या की गई, इसलिए कानूनी रूप से उस कृत्य का महिमा मंडन कैसे सिद्ध किया जा सकता है, जो कानून की नज़र में कभी हुआ ही नहीं। वास्तव में अदालत ने इसी कानूनी शून्यता और भौतिक साक्ष्यों के अभाव को आधार बनाते हुए अंतिम अपराध आरोपियों को भी बरी कर दिया। इस निर्णय के तुरंत बाद रूप कंवर के भाई गोपाल सिंह राठौर ने मीडिया के सामने यह दावा प्रस्तुत किया कि रूप कंवर ने जो भी किया वह स्वेच्छा से किया और सरकार 40 वर्षों में अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर पाई। रूप कंवर के इस प्रकरण केवल एक कानूनी विफलता का दस्तावेज नहीं है, ये भारतीय समाज में व्याप्त गहरे विरोधाभासों और पितृसत्तात्मक संरचनाओं का एक विस्तृत अध्ययन है। इस घटना के 37 वर्षों के इतिहास में कई महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टियां उभरकर सामने आई। जापानी मानव विज्ञानी मासाकाजु तनाका ने सती को
अनुष्ठानिक हिंसा के रूप में परिभाषित किया है। यह हिंसा समुदाय द्वारा सामाजिक रूप से स्वीकृत होती है और इसे एक दैवीय कृत्य के रूप में देखा जाता है। देवराला के मामले में जब इस कृत्य को देवी के चमत्कारों के रूप में स्थापित कर दिया गया तो इसके खिलाफ गवाही देना केवल एक अपराध की रिपोर्ट करना नहीं था, बल्कि वह पूरे समुदाय और उसके धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देना बन गया। इसी सती के शाप के डर और सामाजिक बहिष्कार की धमकी ने गवाहों को अदालत में चुप करा दिया। यह सिद्ध करता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा किसी अपराध में वैचारिक रूप से भागीदार होता है तो आधुनिक न्याय प्रणाली उसके सामने पंगु हो जाती है। प्रथा का मूल सिद्धांत इस विचार पर टिका है कि एक महिला का एक स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व या अधिकार नहीं है। उसका जीवन केवल उसके पति के जीवन की एक परछाई है। नारीवादी शोधकर्ता राधिका कुमार स्वामी और अन्य विश्लेषकों के अनुसार संपत्ति के अधिकार, विवाह के बाहर यौन स्वतंत्रता का डर और महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखने की गहरी आवश्यकता ही सती जैसी प्रथाओं को जन्म देती है। रूप कंवर को देवराला की चिता पर केवल आग ने नहीं जलाया था, बल्कि समाज की रूढ़िवादी सोच ने जलाया था, जिसे एक युवा, सुंदर और शिक्षित विधवा का स्वतंत्र जीवन एक खतरे के रूप में दिखाई दे रहा था। 1987 के स्वतंत्र भारत तक पुलिस प्रशासन ने सती के मामले में अक्सर हस्तक्षेप की असंभवता का तर्क दिया। पुलिस अक्सर यह दावा करती है कि भीड़ बहुत बड़ी थी और वे असहाय थे। यह तर्क एक सुविधाजनक आवरण है जो राज्य की विफलता और स्थानीय प्रशासन की धार्मिक प्रथा के प्रति गुप्त सहानुभूति को छिपाता है। देवराला में राज्य मशीनरी की यह शिथिलता स्पष्ट रूप से दिखाई दी जब एक खलियान से लड़की को खींचकर दिन के उजाले में जला दिया जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। न्यायिक विफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ण शून्यता रही है। 1987 से 2024 तक राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सरकारें रहीं, लेकिन किसी भी सरकार ने इन दोष मुक्तियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में मजबूती से अपील दायर करने का साहस नहीं दिखाया। नारीवादी संगठनों ने संयुक्त बयान में यह स्पष्ट किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर अशोक गहलोत तक सभी ने राजपूत वोट बैंक को नाराज करने के डर से इस मामले से दूरी बनाए रखी। जब राज्य ही अभियोजन पक्ष के रूप में कमजोर पड़ जाए तो आरोपियों का बरी होना एक पूर्व निर्धारित परिणाम बन जाता है। आज भी देवराला में रूप कंवर के ससुर के घर का वह कमरा जिसमें एक मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है संरक्षित है। लोग उसकी पुण्यतिथि पर वहाँ दर्शन करने आते हैं। वहाँ बीमारियों के ठीक होने और सती माता के चमत्कारों की कहानियाँ आज भी सुनाई देती हैं। ये इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि केवल एक कानून पारित कर देने से लोगों की मानसिकता और गहरे रूप से स्थापित सांस्कृतिक प्रथाओं को नहीं बदला जा सकता है। मेरे दृष्टिकोण से यह प्रतिसत्तात्मक संरचना के द्वारा महिलाओं की हत्या है। कोई भी शिक्षित स्त्री स्वेच्छा से सती होना नहीं चाहेगी। रूप कंवर भी उस समय की शिक्षित महिला थी। उसे जबरदस्ती सती होने पर विवश किया गया था। ये जो एक कुप्रथा थी जिसे जानने में बहुत समय लगा। मानवीय दृष्टिकोण से यह अनुचित था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह ने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया था। ये उनका साहस था कि उन्होंने पूरे समाज के वोट बैंक को छोड़कर इस प्रथा का विरोध किया। और महिलाओं को एक बात समझ लेनी आवश्यक है, उन्हें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ेगी। वे अपने जीवन के कृष्ण भी स्वयं बनेंगी और अपने जीवन के अर्जुन भी वे स्वयं ही बनेंगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आभार प्रकट करते हुए आपसे कहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिखिए, जिससे कि हम अपने वीडियो आप तक निरंतर रूप से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।